हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ और आपको पता ही हमारी सुपर 30 सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख लो। तो पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट 1 किसमें बेस्ड था, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेस्ड था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेस्ड था जो क्या करता है, जो आपका केमिकल एनर्जी को, जो आपका क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पार्ट 1 के अंदर डिटेल में बात कर चुकी है। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो क्या करता है, इसको रिवर्स काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस क्या होते हैं, इसके बेसिक क्या एग्जांपल्स होते हैं, उन सब के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हो पहले पार्ट 1 देख लो। और इस पार्ट 2 के अंदर हमारा टारगेट रहेगा इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने आगे इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने से पहले आप लोग क्वेश्चंस भी देख रहे हो, सारे इलेक्ट्रोलिसिस में बेस्ड है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। ठीक है, ध्यान से समझो पहले। ये पॉजिटिव एंड होगा, नेगेटिव एंड होगा बैटरी का, सबको पता है। सपोज मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्यूशन किसका, मोल्टन NaCl का। मोल्टन NaCl का मैंने सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, तो मोल्टन NaCl का मतलब आप लोग समझते होंगे कौन कौन सा आयन देंगे। मोल्टन का मतलब होता है कि उसको पिघला के डाला है। दो टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी, मोल्टन एंड एक्वस। ठीक है, अभी मोल्टन की बात कर रहा हूँ, एक्वस के बारे में बात थोड़ी देर में करूंगा। तो मोल्टन का मतलब होता है NaCl को पिघलाया और डाल दिया। मतलब इसके अंदर केवल या तो Cl- आयन होंगे या तो केवल Na+ आयन होंगे। ठीक है, 2 ही आयन पॉसिबल है क्योंकि केवल NaCl डला हुआ है मोल्टन स्टेट में। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये। तो आप लोग को पता होगा कोई सा भी कहीं पर भी जब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी होते हैं कैथोड एनोड, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके अंदर भी कैथोड और एनोड होता है। तो सबसे पहली बात तो कि सर कैथोड और एनोड होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारा डाउट रहता है। कुछ बच्चे कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ बच्चे कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कैथोड और एनोड को बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो इतना ध्यान रखना, कोई से भी इलेक्ट्रोड चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, उसको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड या फिर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड नहीं बोलना है। इतनी बात समझ आ गई। क्या बोलना है, तो ये बोलना है डेफिनेशन में, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कैटायंस मूव करते हो। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड, बहुत ध्यान से समझो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ क्या मूव करते हो, कैटायंस मूव करते हो। कैटायंस मूव करेंगे जिस इलेक्ट्रोड की तरफ, उस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, बहुत यूनिवर्सल डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनो। और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कौन मूव करे, एनायन मूव्स करे, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे हम, एनोड। बस ये बोलनी है आपको डेफिनेशन कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। पॉजिटिव नेगेटिव से बोलोगे गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर देखो ये आपके कैटायंस है, Na+ इस कैटायन। तो देखो बैटरी के इस एंड में नेगेटिव चार्ज, मतलब इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है और इस साइड बैटरी का पॉजिटिव, मतलब इस साइड कौन सा चार्ज जनरेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। तो देखो डेफिनेटली जो कैटायन है ये प्लस चार्ज है, किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, प्लस चार्ज या Na+ इस तरफ मूव करेगा। तो Na+ इस तरफ मूव करता है, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रोड, क्योंकि कैटायन इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड। और देखो Cl- दैट इज एनायन, डेफिनेटली जिसके पास जाएगा जहां प्लस चार्ज दिख रहा होगा तो इस तरफ मूव करेगा। तो दैट्स व्हाई एनायन इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर करी है, उसमें ये उल्टा होता है। उसमें मतलब एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। समझ आ रही बात। इसलिए मैं बोल रहा हूं कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस में इलेक्ट्रोड को मत याद रखना। आप कैसे याद रखोगे, कैथोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ कैटायंस मूव करते हैं, और एनोड क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनायंस मूव करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है,
कैथोड में कौन जा रहा है, सोडियम आयन जा रहा है, और एनोड में कौन जा रहा है, Cl माइनस आयन जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले ये बनता है, जिसके बारे में यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई डिपॉजिट क्या होगा कैथोड में और एनोड में। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ आ गई कैथोड में जाएगा क्या। कैथोड में कौन जाएगा, कैटायन, कैटायन निकाल सकते हैं, और एनोड में कौन जाएगा, एनायन। अब अगला सवाल कि डिपॉजिट कौन होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ और तो है नहीं, केवल Na+ और Cl- है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कैथोड में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कैथोड में कौन डिपॉजिट होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा, और एनोड में कौन डिपॉजिट होगा, क्लोरीन डिपॉजिट होगी। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। आगे बात समझ में, ये सिंपल केस था। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब मोल्टन ना होके क्या हो, एक्वस गिवन हो। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, एक्वस ही गिवन होगा। आपको कोई सा भी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन उठाओ, जैसे एग्जांपल सेम चीज है, ठीक है, इसको मिटा लेता हूं। ये आपको पता चल गया कैथोड एनोड कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस बार मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं इसके अंदर एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl का सॉल्यूशन लिया। एक्वस NaCl का मतलब कौन कौन से आयन होंगे, Na+ और Cl- तो होंगे Na+ होगा और Cl- होगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, ये पता होगा आप लोगों को। एक्वस का मतलब होता है H2O, पानी डाल दिया। क्या डाला है, पानी, H2O। और H2O डालने का मतलब क्या हुआ, H2 के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं, H+N OH- होते हैं, पता है सभी को। तो ये भी यहाँ पर होंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या और आयन होंगे, कौन कौन से, OH- भी होगा और H+ भी होगा। इतनी बात समझ आ गई कि एक्वस में क्या सिचुएशन बदलती है। एक्वस में बदलता है कि दो आयन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, H+ और OH-। अब जरा मुझे बताओ, ये पता है आपको कैथोड कौन है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसकी तरफ कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले। ये दोनों इस तरफ मूव करेंगे, ये दीज आर द कैटायंस। और कैटायन जिसकी तरफ मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। और जिसकी तरफ एनायंस मूव करते हैं ये दोनों, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। यही सिचुएशन होगी। तो होगा क्या, यहां लिख देता हूं। एनोड में कौन कौन जा रहा है, एनोड में Cl- भी जा रहा है और OH- भी जा रहा है। और सिमिलरली कैथोड में कौन कौन जा रहा है, कैथोड में कौन कौन जा रहा है, H+ जा रहा है और Na+ जा रहा है। दो आयंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं, दो आयंस एनोड की तरफ जा रहे हैं। आई बात समझ में, इतनी बात हमने समझ ली, इतनी बात आ गई सबको। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ क्या डिपॉजिट होगा कैथोड में और क्या डिपॉजिट होगा एनोड में। ठीक है, तो अब ये नहीं बोलना कि दोनों को दोनों डिपॉजिट होगा, अब डिपॉजिट एक ही होता है। ठीक है, डिपॉजिट क्या होगा, या तो Cl होगा या तो यहाँ OH होगा। सिमिलरली कैथोड में या तो ये डिपॉजिट होगा या तो ये डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे, तो इसी चीज की मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, इसी चीज की आपको बताऊंगा ट्रिक, क्योंकि यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कौन डिपॉजिट होगा, Cl और OH में, इसमें ये डिपॉजिट होगा। और अगर ये डिपॉजिट होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या गैस लिबरेट होगी, Cl2 गैस लिबरेट होगी। और इन दोनों में क्या डिपॉजिट होगा, इस बार सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा, इस बार H+ डिपॉजिट होगा। और H+ डिपॉजिट होगा तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट होगी। मतलब हमें Cl2 गैस मिलेगी एनोड के अंदर और कैथोड के अंदर मिलेगी हमें H2 गैस। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि बताओ एक्वस NaCl को अगर हम डाल इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड में कौन कौन सी गैस मिलती है। आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा। तो एनोड में मिलेगी Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, और कैथोड में मिलेगी H2 गैस। और ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे इसी में बेस्ड है। आगे बात समझ में, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लग गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपने स्कूल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के टाइम करे होंगे। ठीक है, तो चलो ओवरव्यू हो गया आपको। अब सवाल है पता कैसे चला सही। ठीक है, इसको एज इट इज रखे रहने देता हूं। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एनोड कैथोड का आप लोगों को पता चल गया। अब जरा ट्रिक देखो, ट्रिक में क्या है, ट्रिक में एक चीज आपको याद रखनी है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, उसकी ट्रिक भी नहीं दे रहा हूँ फिलहाल। अभी किसी और लेक्चर के अंदर उसकी ट्रिक दूंगा कि कैसे याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ट्रिक क्या है। यहां पर मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। क्या लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, कि कौन डिपॉजिट होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर। अगर मैं कैटायंस की बात करता हूं, ठीक है, कैटायंस में लिथियम, फिर आएगा आपका लिथियम के बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आएगा आपका कैल्शियम, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम, फिर आएगा आपका जिंक, फिर आयरन, फिर निकल Na2+,
H प्लस, फिर Hg2+, Ag+ एंड Au3+। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रिक कैसी हुई, ये तो हमें याद ही नहीं होती हमें। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो अभी ये याद नहीं करवा रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। आप केवल ध्यान रखो H+ को। किसको ध्यान रखो? H+ को। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन का मतलब समझ आ रहा है कि अगर सपोज ये दोनों हैं, लिथियम प्लस और सोडियम प्लस, दो आयंस हैं, तो बताओ कौन डिपॉजिट होगा? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरफ है ना, तो कौन डिपॉजिट होगा? तो ये और ये है, तो डेफिनेटली सोडियम वाला होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर क्या था, अगर मैं बात करता हूँ कैथोड में H+ Na था, तो देखो H+ यहाँ पर है, Na+ यहाँ पर है, तो दो है, तो कौन डिपॉजिट होगा? तो जो आगे ज्यादा आगे होगा वो डिपॉजिट होगा। कौन डिपॉजिट होगा? H+ डिपॉजिट होगा। तो इसलिए मैंने इसको बोला था H+ डिपॉजिट होगा। आई बात समझ में? तो इसको याद कैसे रखना है? केवल H+ याद रखो। H+ कहाँ पर है, और H+ के आगे वाले याद रखो, क्योंकि ये वाले याद रखना थोड़ा तुम भूल सकते हो। अभी एक और चीज बताऊंगा ताकि याद रहे। H+ के फिलहाल आगे वाले याद रखो। आगे वाले कौन कौन से कैटायन होंगे? Hg, Ag, ये तीन सबको याद हो सकते हैं। Hg, Ag सिल्वर एंड Au इज गोल्ड। ठीक है, तीन सबको याद रह सकते हैं। Hg, Ag, Au क्या है? अगर ये होंगे H+ के साथ तब ये डिपॉजिट होंगे, वरना H+ अगर किसी और के साथ होगा तो कौन डिपॉजिट होगा? H+ डिपॉजिट होगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बात समझ। बाकी तो सारे मेटल्स हैं, मेटल डिपॉजिट होंगे जाके। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ आ गई कि केवल तीन याद रखना हमने, Hg, Ag, Au, जो अगर हाइड्रोजन के साथ, बाकी अगर इन तीनों में से कोई हुआ तो ये डिपॉजिट होगा, वरना अगर हाइड्रोजन बाकी किसी के साथ भी होगा, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि बस ये तीन याद रखो। ठीक है, बाकी कोई भी होगा, लिथियम होगा, सोडियम होगा, तो उस केस में H+ ही डिपॉजिट होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस ऑर्डर में ये डिपॉजिट होंगे, दिस देन दिस। ठीक है, सपोज कैल्शियम और H+ हो तो कौन डिपॉजिट होगा? तो जो आगे है, जितना आगे, मतलब H+ डिपॉजिट होगा, विच विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई बात अपनी? ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर और फंडा सीखना है तो एक और चीज मैं बता देता हूँ। जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले रहते हैं। देखो ये सारे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये S ब्लॉक के एलिमेंट है, फिर D ब्लॉक के एलिमेंट है, और फिर हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर एक Hg और H से पहले एक और आता है कॉपर। Hg और इससे पहले क्या आता है? कॉपर आता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक मिस हो गया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर एक और आएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर यहाँ पर नहीं है, देखो कॉपर H के बाद आता है, तो ये आप लोग याद रहेगा आपको तो अच्छा रहेगा। Hg2+, देन Ag+, देन Au3+। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखना है, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये किसके बाद होंगे? H के बाद रहते हैं। ठीक है, और बाकी जितना भी रहेगा वो H से पहले रहेगा। और कंपैरिजन जब भी होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिपोजिशन का, इस ऑर्डर में डिपॉजिट होंगे। दो रहेंगे, जो बाद में लिखा है, मतलब जो आगे लिखा है वो डिपॉजिट होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर H+ और सोडियम प्लस था, मतलब ये Na+ और H+ था, तो देखो आगे कौन है? H+ आ गया, इसलिए H+ डिपॉजिट होगा। और अगर H+ डिपॉजिट होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग H2 गैस लिबरेट होगी। क्लियर हो गया? तो केवल आपको ये चार ध्यान रखना है जो H+ से आगे रहते हैं, बाकी सारा पीछे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एनहांस की, एनहांस का ध्यान रखो। एनहांस में क्या ध्यान रखोगे? एनहांस में रहता है सल्फेट, SO4 नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट आयन, फिर OH-, फिर Cl- और Br- और I-। ठीक है, तो सिंपल याद रख सकते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल, OH-, Cl, Br, I। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग गैस कौन सी होगी? सल्फेट की कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, NO गैस। OH अगर होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑक्सीजन गैस। Cl के कॉरेस्पॉन्डिंग Cl2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Br2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग I2। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये गैस लिबरेट होती है। तो देखो एनोड में कौन कौन जा रहा था? Cl- जा रहा था, मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Cl- जा रहा था और OH- जा रहा था। तो देखो Cl कहाँ है? ये है Cl- और OH-। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर है। तो Cl और OH कौन डिपॉजिट होगा? Cl OH में कौन होगा? Cl होगा। तो Cl होगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? Cl2 गैस। तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होती है? Cl2। क्लियर हो गया? तो बस आपको अगर जैसे ही ऑर्डर याद होगा, ऑर्डर ध्यान रहेगा, तो आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, एक बार अपनी नोटबुक में लिखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, आपको ये बस सल्फेट, नाइट्रेट, OH, Cl, Br, I, ये तो सिंपल है। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिबरेट होती है ये ध्यान रखना। और यहाँ पर H+ ध्यान रखना, और H+ के आगे के जो चार आयंस है उनको ध्यान रखो, बाकी सारा उससे पीछे है। ठीक है, क्योंकि सारा याद रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो S ब्लॉक होता है वो सबसे स्टार्टिंग में होता है, फिर D ब्लॉक्स आते हैं और फिर हाइड्रोजन आता है। ठीक है, और फिर ये भी D ब्लॉक्स के ही हैं, पर वो जो
आपकी फर्स्ट डी ब्लॉक की सीरीज होती है वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, हाइड्रोजन से पहले रहते हैं, एक्सेप्ट कॉपर। क्लियर हो गया? अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपको अगर ये समझ आ गया तो एक बार क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, वरना मैं बता ही देता हूँ एक क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग अपने आप ट्राई करना। ठीक है, तो बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज। इन वाटर बोल दिया तो मतलब एक्वस होगा, तो क्या है, सोडियम सल्फेट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। आपको बताना है कैथोड और एनोड में क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो कौन सा सोल्यूशन है, क्वेश्चन 1 की हम बात करते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 है, और पानी में मतलब क्या है आपका H2O भी है, ये है। क्लियर? अब देखो बताना है कैथोड और एनोड में क्या होगा, तो सबसे पहले लिखो कैथोड और यहाँ लिखो एनोड, लिख दिया। डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ से कैटाइन क्या मिलेगा, यहाँ का कैटाइन आप लोग को पता है, कैटाइन कहाँ जाता है, कैथोड में जाता है, और एनएन कहाँ जाता है, एनोड में जाता है, पीछे बताया। तो कैटाइन क्या होगा यहाँ से, यहाँ का कैटाइन क्या होगा, Na+ जो कैथोड में जाएगा, इसके नीचे लिखा, और इसका कैटाइन क्या होगा, H+। पता है ना ये किसमें ब्रेक होगा, H+ OH- में, तो इसका H+ और इसका Na+ कैथोड होगा। और एनोड, एनोड में मतलब एनाइन जाएगा, एनाइन क्या होगा, यहाँ भाई आप लोग चलो अगर नहीं पता आपको तो मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ। ये किसमें ब्रेक होगा, Na+ में, SO4 2- में, और ये किसमें ब्रेक होगा, H+ में और OH- में। इतना पता है सभी को। अब आपको बताना है कैथोड और एनोड में कौन कौन जाएगा। तो कैथोड में कौन जाता है, कैटाइंस, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। तो कैटाइंस कौन कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको कैटाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा वैसे, पर जरूरत नहीं है 2 की। तो कैथोड में कौन कौन सा होगा, कैटाइंस, एक कैटाइन ये है और एक कैटाइन ये है, तो इन दोनों को यहाँ लिख दिया। और एनोड में कौन जाएगा, एनाइन, तो एक एनाइन ये, एक एनाइन ये, SO4 2- और एक एनाइन क्या है इसका, OH-। तो मतलब हमें पता चल गया कैथोड में ये दोनों जाएंगे और एनोड में ये दोनों जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये है अब सवाल ये है कि इन दोनों में से डिपॉजिट कौन होगा, ये बोल रहे कौन सा डिपॉजिट होगा। तो कैथोड में कौन डिपॉजिट होगा, Na और H। हमें पता है Na और H में कौन डिपॉजिट होगा, जो आगे है जितना H+, तो यहाँ से H+ डिपॉजिट होगा, मतलब कौन सी गैस लिब्रेट होगी, H2 गैस। और सल्फेट और OH में देखो, सल्फेट और OH में कौन डिपॉजिट होगा, जो आगे है OH, और OH की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी गैस लिब्रेट होगी, O2, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, O2। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैथोड एंड एनोड बोला है, ये भी ध्यान रखना, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड में क्या डिपॉजिट हो रही है, H2, एंड एनोड में क्या डिपॉजिट हो रही है, O2। तो हमारा आंसर हो जाएगा A। हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर भी होगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है, तो आप लोग को अब ये पता है, यहाँ कैथोड बनाते हैं, समझ आ रही बात, यहाँ बनाते हैं एनोड। एकदम सिंपल है, जैसा बताया वैसे करो, कैथोड एनोड बनाओ, आयंस डालो, जो मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताई थी उनका यूज करके अपना आयन पहचानो कि कौन सा डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो कैथोड क्या आपका सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट मतलब ये Na2SO4 क्या देगा, Na+ देगा, और SO4 2- देगा, और यहाँ पर क्या आपका H2O है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो H+ देगा, और क्या देगा, OH- देगा। तो आपको पता है जो एनाइंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज वालों को एनाइन बोलते हैं। एनाइन कहाँ जाएंगे, एनोड में जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये पता है सभी को, कैटाइन और एनाइन किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन बोलते हैं। ऐसे याद भी रख सकते हो आप लोग, एनाइन अ नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, मतलब जो नेगेटिव होगा उसको क्या बोलेंगे, एनाइन, जिसको कंफ्यूजन है कैटाइन और एनाइन में, अ नेगेटिव आयन। ठीक है, एनाइन होंगे, एनाइन कहाँ जाते हैं, पीछे मैंने बताया था एनोड में, तो ये दोनों जाएंगे एनोड में, इनको लिख देता हूँ। और ये होंगे कैटाइंस, तो कैटाइन कहाँ जाएंगे, कैथोड में, इनको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक हमने ओवरव्यू बना लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताओ ऑन कैथोड वी गेट, कैथोड में क्या मिलेगा। तो इन दोनों में तुम्हें पता है कौन डिपॉजिट होता है, H+ डिपॉजिट होता है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकलती है, हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, आगे बात चलते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो अभी मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत चुटकियों में होंगे। ठीक है, आप लोग ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो एक बार अपने आप ही, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो फिर से यही करता हूं मैं, कैथोड लिखता हूं, यहाँ एनोड लिखता हूं, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट है मतलब फिर से वाटर है उसके अंदर। ठीक है, तो H2SO4 क्या देगा आपका, H+ देगा, और सल्फेट आयन देगा SO4 2-, और डाइल्यूट है तो मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, वाटर है उसके अंदर H2O।
H2O के कारण क्या मिलेगा, H प्लस एन OH माइनस। इतने समझ आती है बात। तो ये anion ये दोनों है, ये दोनों जाएंगे एनोड में, तो क्या जाएगा एनोड में, SO4 2 माइनस और OH माइनस, ये दोनों कैटायन है, तो दोनों देखो H प्लस ही है, तो नो प्रॉब्लम He प्लस ही लिख दो। आपसे क्या बोल रहे हैं, द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, एनोड में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो दो जा रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग SO2 होती है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग O2 होती है, ये पता है हमें। पर इन दोनों में कौन सी होगी, तो क्या था इंक्रीजिंग ऑर्डर में OH था, OH की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है, O2 होती है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, O2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो कितने सिंपल से हैं क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो HCl बनाते हैं, फिर से वही करते हैं अपना कैथोड और एनोड, ठीक है, एकदम सिंपल जैसा बताया उसको फॉलो करोगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। HCl इस बार एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर मिला हुआ है, एक्वस बोलो डाइल्यूट बोलो, मतलब क्या होता है, वाटर मिला होता है, और क्या इसके अंदर H2 है। HCl में क्या देगा, H प्लस देगा, Cl माइनस देगा, H2 क्या देगा, H प्लस देगा, OH माइनस देगा, ये दोनों एनायन है, एनोड पे जाएंगे, एनोड के नीचे लिखो Cl माइनस OH माइनस, ये दोनों कैटायन है, सेम ये दोनों, तो H प्लस लिख दो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस HCl सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस H2 गैस एट एनोड। तो देखो यहाँ से H2 गैस मिलेगी, पर वो कहाँ मिलेगी, कैथोड में मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड है H2 गैस एट कैथोड, H2 गैस एट कैथोड, ये सही है, बी सही है, H2 गैस मिल रही है कैथोड के अंदर, क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, Cl2 गैस एट कैथोड, तो कैथोड में देखो Cl2 गैस नहीं है, Cl2 गैस यहाँ है, यहाँ से मिलेगी Cl2 गैस, वो एनोड में मिलेगी। और लास्ट बोल रहा है Cl2 एंड O2 गैस एट एनोड, यस, OH से क्या मिलेगा आपका, O2 मिलेगा, Cl माइनस से क्या मिलेगा, Cl2 गैस मिलेगा, ये दोनों मिल रहे हैं एनोड में। पर इनमें से क्या कौन सी गैस मिलेगी, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, Cl गैस मिलेगी, क्योंकि इन दोनों में Cl आगे था उस ऑर्डर में, तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, Cl गैस मिलेगी, O2 गैस नहीं मिलेगी। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों गैस बोला जा रहा है, केवल कौन सी गैस लिबरेट होगी, Cl2 गैस, और कहां पर, एनोड के अंदर, ठीक है। ये क्यों नहीं, क्योंकि Cl2 गैस कहां बोल रहा है, कैथोड में, क्लियर हो गया। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इस बार कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, चलो कैथोड बना लेते हैं, यहाँ एनोड बना लेते हैं, ठीक है। हमारे क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट हो गया, क्लियर हो गया। कॉपर सल्फेट में फिर से एक्वस है, मतलब वाटर होगा, क्या क्या देगा कॉपर सल्फेट, क्या देगा, Cu2 प्लस आयन देगा, और SO4 2 माइनस देगा, और H2O क्या देगा आपका, H प्लस देगा एंड OH माइनस देगा। इतनी बात समझ आ गई। ये दोनों है आपके एनायन, एनायन जाएंगे यहाँ OH माइनस, SO4 2 माइनस, ये दोनों है कैटायन, कैटायन जाएंगे यहाँ H प्लस एंड Cu2 प्लस, क्लियर। आपसे बोल रहे हैं गैस एट एनोड एंड कैथोड इज, तो इन दोनों में जरा बताओ कौन सी गैस मिलेगी। इन दोनों में अगर आप बात करोगे तो कॉपर डिपॉजिट होगा डेफिनेटली, क्योंकि कॉपर का ज्यादा होता है डिपोजिशन पावर, जो मैंने ऑर्डर लिखा है उसमें कॉपर ज्यादा होता है, कॉपर डिपॉजिट होगा, पर गैस कौन सी लिबरेट होगी, कॉपर तो गैस होती नहीं है कोई, तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और इन दोनों में OH और सल्फेट में कौन ज्यादा होता है, किसका ऑर्डर आगे था, OH का, OH की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होती है, O2 होती है। तो आपसे बोल रहा है एनोड एंड कैथोड, ये भी ध्यान रखना किस ऑर्डर में पूछा जा रहा है, एनोड एंड कैथोड, तो एनोड में होगी O2 एंड कैथोड में होगी H2, तो O2 एंड H2, तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा O2 एंड H2, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं गलती से, तो ये ध्यान रखना है किस ऑर्डर में पूछ रहा है, पहले एनोड में फिर कैथोड में, तो एनोड में होगी आपकी O2 एंड कैथोड में होगी H2, ठीक है। तो हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो बहुत ही अटपटे से लगते हैं बच्चों को, बहुत इजीली हो जाएंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। तो ध्यान रखना और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, ओके। एंड एक चीज और ध्यान रखना, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए थे, 10 क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, और ये हमारे सॉरी इसको पार्ट 2 है, तो इसको 11 लिखते हैं, 11 हो गया, ये 12 हो गया, 13 14 और 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम करते हैं 16 to 20 हमारे सेम पार्ट के अंदर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये आ गए आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अ सिल्वर कप इज प्लेटेड विद सिल्वर बाय पासिंग 965 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज, ओके। तो ये बेस्ड है आपके फैराडेज लॉ पे, फैराडेज लॉ, ठीक है। आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, तो पहले मैं लॉ समझा देता हूं आपको। फर्स्ट लॉ कहता है जो वेट डिपॉजिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, ठीक है। जो वेट डिपॉजिटेड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड,
W इज प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी का सेंस रहेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, दैट इज ZQ। तो आपका फॉर्मूला बन जा रहा है W इज ZQ। और आप लोग जानते हो Q किसके बराबर होता है, IT। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, W इज ZIT, एज यू न्यूमरेट Q इज IT। समझते हो ना, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू करंट टू टाइम। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IT भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो भी गिवन होगी क्वांटिटीज उसको हम पुट करके अपना वेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल है कि सर ये Z क्या है, तो Z एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे निकलता है ये, इसको निकालने का स्टाइल देखो, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500 कूलम। ये फैराडेज होता है 1 फैराड, तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500 कूलम लगाओगे तो यू विल गेट योर Z। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर Z निकालने का। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो देख लो, एक कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट का हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट की वीडियो है सेपरेट। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने समझा रखा है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। समझ आ गया, तो तुम्हें यहाँ पर जो भी गिवन होगा, सॉल्यूशन गिवन होगा, जो भी आयरन गिवन होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है तुम उस वीडियो में देख सकते हो, बहुत इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज तुम्हें निकालना है कॉपर सल्फेट के अंदर, तो कॉपर सल्फेट के अंदर कौन से आयन होंगे, कॉपर आयन होंगे। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पर, तो यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चार्ज यूज करेंगे, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चार्ज या फिर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट में एक वीडियो मैंने बनाई है केवल और केवल इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, तो वो देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, A silver cup is plated with silver by passing 965 coulomb of electricity the amount of silver deposit। मतलब W बताना है तो W इक्वल टू ZQ लग जाएगा। चार्ज दे रहा है आपको, और Z का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500 कूलम, और Q दे रहा है आपको देखो 965। ठीक है, और क्या है आपका, सिल्वर है। सिल्वर है मतलब कौन सा आयन मिल रहा होगा आप, तुम्हारा Ag प्लस आयन मिल रहा होगा। सिल्वर के लिए Ag होता है, Ag प्लस आयन होगा। और सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है आपको, 108 होता है। ठीक है, और इसका चार्ज कितना है, 1 है। तो अभी मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चार्ज, ये तो था अभी लिखा था नीचे। ठीक है, जिसको नहीं पता फिर से बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर इक्विवेलेंट वेट का एक वीडियो है, वो देख लो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वहां से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। 965 और ये नीचे 96500। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सिल्वर का, 108, चार्ज कितना है +1, 965 डिवाइड बाय 96500, कट गया, ये कट गया, 2 जीरो लग गया, तो 1.08 ग्राम आ गया, 1.078, ये हो जाएगा 1.078 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, या फिर कहो कि जेड निकालना आना चाहिए। जेड कैसे निकलेगा, जब इक्विवेलेंट वेट निकलेगा तभी तो जेड निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 30 मिनट। तो देखो इस बार W इज इक्वल टू करंट और टाइम दे रखा है, तो डेफिनेटली दूसरा वाला फॉर्मूला W इज इक्वल टू ZIT लगेगा। ठीक है, Z क्या होगा, Z मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी होगा, या फिर क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स्ड होता है, पता है सभी को। इक्विवेलेंट वेट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बताया था, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स्ड रहता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, बता रहा है इक्विवेलेंट वेट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली तुम उठा के पुट भी कर सकते हो। तो ये क्या होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500, और करंट कितना दे रखा है आपको 2 एम्पियर, और टाइम कितना दे रखा है आपको 30 मिनट, तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 60। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट आपको पता है क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 96500, 2 इंटू 30 इंटू 60। तो सॉल्व कर लो इसको, 3 + 18 और 35.5 6, और ये हो गया 36 डिवाइड बाय 965। तो बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, 36 30, तो डेफिनेटली 1 पॉइंट के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे समझ आ गया आंसर
1 पॉइंट के अराउंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी टर्म्स तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो 1.32 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, W=ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास्ड फॉर 5 आवर थ्रू अ मोल्टन मेटल सॉल्ट डिपॉजिट 22 ग्राम ऑफ मेटल। तो देखो इसमें मेटल बोले 22 ग्राम डिपॉजिट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होगी? तो फिर वही फॉर्मूला W क्या होगा, ZIT। इस बार आपको वेट दे रखा है, तो वेट कितना दे रखा है आपको? तो देखो 2 एम्पीयर करंट पास हो रही है, तो करंट दे रखा है 2 एम्पीयर, आई के नीचे 2 लिख दिया मैंने। टाइम दे रखा है 5 आवर, तो डेफिनेटली 5 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में, और मिनट को किस में करना पड़ेगा, सेकंड्स में, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है और कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है, 22 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट हो रहा है, मतलब वेट दे रखा है आपको 22 ग्राम, ठीक है। और जेड का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, Z इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500। जेड के लिए लिख सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इस बार देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपने, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं आप लोग, याद करो, पीछे बताया था मैंने, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे लिखा था, ये लिख सकते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चार्ज बोलो, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ये लिख दिया। और 96500 नीचे ये, और ऊपर क्या है 2 × 5 × 60 × 60, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपको 177, तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह 177 पुट कर देते हैं, 177, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना ही है, 96500 2 × 5 × 60 × 60। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ भेज दो, 2 0 से 2 0 काट दिया, ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ भेजा हमने, कितना है 177 × 2 × 5 × 6 × 6 डिवाइड बाय 22 नीचे 965। क्लियर? कितना हो गया 11, और कट जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 46, 9 जा 45, 3 जा 15, तो 177 × 36 डिवाइड बाय 11 × 193। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 11 3 जा और ये 1 जा, मतलब 3 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? 11 3 जा 33 हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। समझ लो, इन दोनों को जब काटोगे 0 पॉइंट समथिंग और ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के अराउंड आंसर आएगा। डायरेक्टली करना सीखो, डायरेक्टली हम इनको देख के निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिख ही रहा है 3, तो 3 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर हो गया? समझ आ गया ना कैसे? सिंपल है, ये वाले फॉर्मूले में बेस्ड है। Z को कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96500, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता है वो सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, a certain quantity of electricity is passed through AgNO2 and copper sulfate solution connected in series। ओके, तो ये बेस्ड है आपका सेकंड लॉ पे। ठीक है, तो मैं पहले सेकंड लॉ समझाता हूँ। सेकंड लॉ क्या था फैराडेज का। फैराडेज के सेकंड लॉ ने कहा था, अगर दो सेल को, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, ध्यान से सुनो, सेकंड लॉ ने क्या कहा था पहले, सेकंड लॉ में कहा गया था कि अगर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, या फिर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट में या बोला जा सकता है तो सीरीज कनेक्शन है, या फिर बोलेगा सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट में बोला जाएगा, या जो डेफिनेशन है उसमें बोली जाती है। आप लोग को पता है अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर अपना करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है इसका, सेकंड लॉ का पहले सुनो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सेकंड लॉ कहता है, इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू सेल। आगे बात सुनने, दो स्टेटमेंट यहां से बन सकते हैं, या तो दो सेल किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, या फिर स्टेटमेंट बोला जाता है इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ वेट, सपोज इसका वेट W1 है, इसमें जो डिपॉजिट हो रहा है वेट वो W2 है, और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट वेट E1 है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट वेट E2 है। देन जो डेफिनेशन है, देन
द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, E1 अपॉन E2 होगा। W1 मतलब जो यहाँ पर वेट डिपॉजिट हुआ है, W2 मतलब जो यहाँ पर वेट डिपॉजिट हुआ है, E1 यहाँ इस वाले इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट वेट और E2 इस वाले का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई। इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? ये है आपका सेकंड लॉ। तो अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो एकदम डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसी में बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, दो सेल है, एक AgNO2 का है और एक किसका है, कॉपर सल्फेट का है। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज मतलब ये लगने वाला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इफ 1.08 ग्राम Ag इज डिपॉजिटेड। यहाँ पर Ag डिपॉजिट हो रहा है कितना, 1.08 ग्राम। यहाँ पर आपको कॉपर का अमाउंट बताना है। ठीक है, तो इसको W1 मान लेते हैं, इसको W2 ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तो बताओ क्या था, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 था। ये था, ये दो सेल थे हमारे पास, दोनों सीरीज में कनेक्शन है। इसका वेट कितना है, इसका वेट निकालना है आपको। तो W1 कितना है, 1.08 और W2 आपको कैलकुलेट करना है, W2 लिख देते हैं। इक्विवेलेंट वेट, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। सिल्वर क्या देता है, G प्लस साइन देता है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका 108 और वैलेंसी क्या होगी इसकी 1 होगी। और इक्विवेलेंट वेट कॉपर का, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कॉपर का दे रखा है देखो, मॉलिक्यूलर वेट 60। भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी होता है ना, तो इक्विवेलेंट वेट की जगह मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी या फिर चार्ज। तो कॉपर क्या देता है, अगर डिपॉजिट होगा कॉपर क्या देगा, Cu2 प्लस देगा। कॉपर क्या देता है, कॉपर आयन देगा। कॉपर आयन क्या होती है, Cu2 प्लस होता है, तो डिवाइड बाय क्या होगा, वैलेंसी क्या है इसकी 2, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। समझ लो। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट होता तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम 3 देता है, तो एल्यूमिनियम का वेट डिवाइड बाय 3, दैट इज एल्यूमिनियम का 27 होता है मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड बाय 3 होता है, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। समझ आ रही है ना बात, कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो। तो W2 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 1.08, या चलो पहले फॉर द सिंपलिसिटी 1.08 डिवाइड बाय W2 इज इक्वल टू 2 ऊपर से ले गया, 2 into 108 डिवाइड बाय 63.5, W2 निकाल दो। W2 वहां भेजो, 1.08 into 63.5 डिवाइड बाय 2 into 108। क्लियर, पॉइंट हट गया, 2 जीरो आ गए, ये पॉइंट हट के 1 जीरो आ गया, तो 108 से 108 कट गया और 2 कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 7। ठीक है, 2 3 2 1 जा और 2 7 जा 14 2 5, तो 31.75 डिवाइड बाय कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 हो गया मतलब 2 जीरो 3 जीरो 3 पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब कितना आएगा 0.317 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.317। समझ ना, 3 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 और 3। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.317 ग्राम्स। क्लियर है, आगे बात समझ में कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूला लगाना है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट एंड एसिड डाइल्यूटेड वाटर। ठीक है, इस बार किसमें कर रहे हैं, इस बार भी सेम अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी कॉपर सल्फेट और वाटर के अंदर, मतलब सीरीज कनेक्शन होगा इन दोनों में। कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, W1 बोल देता है इसको 0.16 ग्राम। आपको बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 इज लिबरेटेड एट STP। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। वॉल्यूम बोल दिया है, STP बोल दिया, तो मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा। मोल कॉन्सेप्ट का यूज करने से पहले हमें पता है मोल के लिए क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो वेट निकालना पड़ेगा यहाँ पर हाइड्रोजन का। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी उसका क्या निकालते हैं, वेट। तो इसको W2 बोल देते हैं। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। W1 कितना है 0.16, W2 कितना है, W2 निकालना आपने। E1 कितना है, E1 देखो इक्विवेलेंट वेट कितना है कॉपर सल्फेट का, अभी बताया था 64 दे रखा है। चलो 64 डिवाइड बाय कॉपर, कॉपर क्या देगा, Cu2 प्लस आयन देगा, तो मतलब कितना होगा, डिवाइड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। और हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट पता ही आप लोगों को कितना होता है, 1 होता है। समझ लो, W2 कितना आ जाएगा
W2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0.16 इंटू 2 डिवाइड बाय 64, इतना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और 1 2 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 64 इंटू 100 और ये कितना आ गया 32 2 जा तो 1/2 दैट इज 0.5 डिवाइड बाय 100 या फिर पॉइंट हटाओ एक और जीरो लगा दो तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3। तो हाइड्रोजन का वेट कितना डिपॉजिट होगा 5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम वेट डिपॉजिट होगा किसका हाइड्रोजन का। समझ आई बात। पहले हमने वेट निकाल लिया हाइड्रोजन का, पर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालना है जो एसटीपी में लिबरेट होगा। अब लगाओ सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हो एसटीपी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला पता है। और वॉल्यूम निकालने के लिए एसटीपी में क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, होता है नहीं होता है। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स्ड होती है कितनी एसटीपी में, कितनी होती है वैल्यू 22,400 मिलीलीटर होती है, 22.4 लीटर्स होती है, पता है आपको। तो भाई ये भी नंबर ऑफ मोल है, ये भी नंबर ऑफ मोल है, तो दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो इक्वेट कर दो इन दोनों को, तो इक्वेट कर देंगे तो कितना आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका हाइड्रोजन का इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। वेट आप लोग निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन का कितना वेट निकला है 5 इंटू 10 की पावर -3 और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होगा H2 मतलब कितना होगा 2 1 + 1 2 इक्वल टू वॉल्यूम आपको निकालना है और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22,400 मिलीलीटर होता है कहाँ एसटीपी में, ठीक है। या फिर 22.4 लीटर होता है, कुछ भी पुट कर सकते हो। चलो हमने कुछ भी नहीं, यहाँ पर ग्राम में चल रहा है तो मिलीलीटर ही लेना प्रेफर करेंगे, तो इसलिए मैंने मिलीलीटर में ले लिया, ठीक है। तो बस हम वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 22400 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा आपका। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 11200 इंटू 5, ऐसा करते हैं 10 की पावर -3 को नीचे लिया तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 2 जा 10 हो गया और 2 5 जा 10, समझ लो 2 5 जा 10 55 10 55.4, तो कितना आ गया 55.4 मिलीलीटर, समझ लो। 2 5 जा कितना बचा था 112 बचा था, तो 2 5 जा 10 और 1 कैरी 5 जा 5 2 जा 5, सही है। चलो एक बार फिर से कर देता हूँ इसको। कितना आया 11200 इंटू 5 और एक 10 की पावर -3 को नीचे ले गया, कितना बचा 1000 बच गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। 2 कितना हो गया 5 जा 10 1 कैरी 12 2 5 जा 10 तो 2 बचेगा, पॉइंट के बाद जीरो लगेगा और 2 6 जा हो जाएगा ना, 2 5 जा 10 0 6 जा 12 जाएगा, तो कितना आ गया 56 मिलीलीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। 56 मिलीलीटर बोलो या 56 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दो, कुछ भी बोल दो, सबका मतलब क्या होता है सेम होता है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन गलत मत करना, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है हमसे, क्या करें, पर कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखोगे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहने चाहिए आप लोगों को, कॉन्सेप्ट कैसे लगाने हैं इस चीज का ध्यान रखो और कैलकुलेशन एकदम सही सही करो, आपके क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप अपने पार्ट 3 के साथ, ठीक है। थैंक यू।